बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये हैं इमरान हसन, ये है अरमला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं, एक नए दिन का, एक नए वीक का आगाज करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ शेयर करने के लिए आपके साथ ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन मौजूद हैं। ये भी हमें पता है कि आपने पूरा वीक इंतजार किया इस बात का कि पाकिस्तान वेस्ट इंडिया मैच हो, और फिर ये भी हमें पता है कि आपको बारिश ने कितना डिस्टर्ब किया। पूरा दिन आपने इंतजार किया कि मैच दोबारा शुरू हो जाएगा और फिर एंड में मैच मुलतवी होगा। लेकिन ये डिस्टर्बेंस उन लोगों के लिए जो कोलंबो में ज्यादा, मतलब कोलंबो में मौजूद थे। कुछ लोगों के लिए बारिश रहमत भी बन के आई और कुछ लोगों के लिए जहमत भी बन के आई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वीकेंड के ऊपर वैसे बड़ी अच्छी बारिश हुई, मौसम भी अच्छा हो गया। लेकिन हम उस बारिश की बात नहीं करें, हम क्रिकेटिंग रेन की बात करें जो कि मुसलसल डिस्टर्ब करी है और समहाउ हमारे अरमानों पे पड़ रही है, और ये बारिश है कोलंबो की बारिश। नाज़रीन, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये सुबह के विजुअल्स हैं जो बारिश हुई है, और ये विजुअल्स के बाद आप आज सोचें कि आज जो रिजर्व डे है जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना है, जहां से कल फेंटी पड़ना बंद हुई थी वहीं से आज शुरू होगी। तो 2 आउट कर लिए थे हमने, अल्लाह ना करे लेकिन वो वाली जो हालात है वो अच्छे हो रहे थे। अभी हम उस मोमेंटम में आए थे कि हमारे हालात थोड़े बेहतर हो, तो वो आज दोबारा से शुरू होगा। आज हालात हमारे अच्छे होंगे या इंडिया के, वी नेवर नो, बट ये भी नहीं हमें पता कि आज भी मैच होगा या नहीं। आज भी होगा या नहीं मुझे नहीं लगता। अगर ये विजुअल बिल्कुल अलग सुबह के जो आपने मंगवाए हैं, और मुझे लगता है कि अगर हमने अलग सुबह ये विजुअल मंगवाए तो ये 2-2.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले होंगे, तो उसके बाद भी ये सिलसिला तो शायद जारी ही होगा ना। लेकिन हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं डियर व्यूअर्स, हम आपको मुकम्मल अपडेटेड रखेंगे। हम आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देंगे कि इस वक्त राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आधे घंटे का हमारा फर्क है श्रीलंका से, तो वहां पे सूरत हाल क्या है ये आपको बता रहे हैं हमने। लेकिन कल के मैच की मैं थोड़ी सी इफ यू से, तो मैं देख रहा था अभी स्टैट्स दोबारा से मैं जरूर बता दूं। एक तो 147 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इंडिया ने बनाए थे, और 24.1 ओवर्स का खेल हुआ था। तो इस तरह जितनी बॉल्स हुई थी तकरीबन उतनी ही रन हुए थे। लेकिन 2 टॉप ऑर्डर बैटर्स आउट हुए थे, लेकिन 2 टॉप क्लास बैटर्स उस वक्त भी क्रीज के ऊपर मौजूद थे। जो जब तक इंडिया की 2 विकेटें नहीं गिरी थी, इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था जी कोई 400 कोई 350, यू नो। फिर हम पाकिस्तानी बहुत जज्बाती हो जाते हैं ना, उनको ये तो फिर भूल जाते हैं कि यू प्लेइंग विद 4 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, और वो कमबैक भी कर सकते हैं। तो कल अच्छा फैसला कंपैरेटिवली बारिश के होने के बाद हुआ। लेकिन 2 जो टॉप इनिंग्स रही जिसमें रोहित शर्मा थे इंडियन कैप्टन, 56 रन बनाए 49 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। सॉरी शादाब खान ने उनका शिकार किया। 4 छक्के उनके शामिल थे, शादाब ने उनको आउट किया, और 6 चौके भी शामिल थे। इसके अलावा 10 चौके के साथ जो शुभमन गिल थे उन्होंने भी 50 स्कोर की 58 स्कोर बनाया, और जो विराट कोहली और केएल राहुल है वो 8 और 17 रन के साथ रिस्पेक्टिवली क्रीज के ऊपर मौजूद थे। और फिर उसके बाद बारिश आ गई और पाकिस्तानियों ने कुछ तक सुख का सांस भी लिया। लेकिन जब 2 विकेट्स गिरी थी अरमला हसन, मैं कह रहा था कि अब ये औसत 7 से 6 पे आई है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ये फॉल करेगी, और 1 विकेट अगर 150 अराउंड गिर जाती तो इंडिया कुड बी अंडर प्रेशर। आप बिल्कुल ये ना करें कि सारा मैच, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को कल थोड़ी आते ही मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने गिल को आउट कर दिया। लेकिन छिक्का पड़ा ऑब्वियसली एक बॉलर के लिए थोड़ा शॉकिंग होता है, ट्रॉमा भी होता है कि आपको आते छिक्का पड़ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सारा जो होमवर्क था ना कल इंडियंस का वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर किया हुआ था। नसीम वाज बीइंग सरप्राइज्ड विद देम, लेकिन नसीम का आउट क्लास था। क्या बात है, मजा आया देख के कि उन्होंने हिले नहीं दिया उन प्लेयर्स को। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मैच होगा या नहीं होगा, जिस तरह इमरान सेट के हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करेंगे। और कल के मैच के बाद जी स्टार्ट में जैसे थोड़ा सा हम स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इमरान सेट की थोड़ी हमें जो आस आई। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं, और हमें कोलंबो से सलीम खालिक साहब ने भी ज्वाइन किया है। आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। अवैस, आपसे बात करने से पहले जरा सलीम खालिक साहब की तरफ चलते हैं। मौसम का हाल जान लेते हैं। सलीम साहब, मौसम कोलंबो का कैसा है? कल तो बारिश के बायस खेल मुलतवी हो गया था, मुअत्तल हो गया था इनफैक्ट। तो आज आपको लगता है कि जो सुबह से हम मनाजिर, आपने भी हमें चूंकि विजुअल्स भेजे हैं और दीगर हम जगहों से भी वेदर फोरकास्ट है, तो बारिश के इम्कानात के क्या चांसेस हैं, और क्या आज मैच कंटिन्यू हो पाएगा? वैसे भी राबते का इशू है, मुझे लगता है आज ओवरऑल इंटरनेट का कोई मसला चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने दोनों मेहमानों से राबता करने की कोशिश करेंगे। सलीम खालिक साहब भी चूंकि कोलंबो में इस वक्त मौजूद थे, एयरपोर्ट पे थे आई गेस, तो उन्होंने भी कुछ विजुअल भेजे थे। और ऑब्वियसली कल का वेदर, और आज भी चूंकि रिजर्व डे, वैसे बड़ी बात है रिजर्व डे रखा हुआ था, जितनी गर्मी का मुजाहरा कर रहे थे ये लोग, प्लानिंग का हिस्सा ही था। और कल बीसीसीआई ने जब ट्वीट की कि मौसम की खराबी की वजह से मैच ताखीर का शिकार है,
तो उस पे जो लोगों ने किसी लोगों ने बताया और लोग पूछ रहे थे कि किसने रखा है, और अब तो लोग ये दुआएं कर रहे हैं और स्टैट्स भी ऐसे बता रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका अपना अपना मैच जीतने के बाद, पाकिस्तान तो एक मैच ऑलरेडी जीत चुका है, हो सकता है फाइनल के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए, इंडिया करे ही ना अगर सारे मैच बारिश का शिकार होते हैं तो फिर लग पता जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे आगे हमारे पास जी, वैसे आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है वैसे के नहीं है रास, क्यों? ओह चले कोई बात नहीं, आप दोबारा कनेक्ट करें। हम साथ राबते में अवैस, आप हमें सुन पा रहे? नहीं सुन पा रहे भैया, मशीनों के सामने हथियार नहीं डालेंगे, हम आपके साथ स्टैट्स शेयर कर लेते हैं। बॉलिंग स्टैट्स बड़े इंटरेस्टिंग रहे कल के, और बॉलिंग में हम अगर अपने शाहीन शाह अफरीदी साहब की बात करें, एज अमला सेड He's been a bit expensive, लेकिन जब कम या तो अच्छा कमबैक किया, एक अच्छी विकेट दिलाई पाकिस्तान को, 5 ओवर्स के अंदर 37 रन बनाए और 1 विकेट हासिल की। जो इकोनॉमी रेट था कल शाहीन का, दैट इज नॉट यूजुअली शाहीन्स इकोनॉमी रेट, 7.4 इसके अलावा हम अगर नसीम शाह की बात करते हैं तो उन्होंने 5 ओवर उन्होंने भी किए, इकोनॉमिकल रहे, बेहतर रहे, और उन्होंने 23 रन दिए, जबकि एक कोई विकेट हासिल तो नहीं कर सके, लेकिन उनकी बॉल्स के ऊपर कम से कम 3 चांसेस ऐसे थे जो बड़े जबरदस्त, 2 तो बहुत ही क्लियर थे जो मिस भी हुए, एक तो स्लिप के अंदर जो चांस मिस हुआ, और फिर इसके अलावा थर्ड मैन पे भी जो शाहीन शाह अफरीदी से ड्रॉप हुआ। देन जो फहीम अशरफ हैं, ही इज बीन वेरी गुड, 3 ओवर्स में 15 रन दिए और कोई विकेट हासिल ना कर सके। देन हारिस रऊफ और शादाब खान इज आल्सो डूइंग रियली वेल। अच्छा, अभी आप स्टैट्स की तो बात करें, एक लाइटर साइड की वीडियो हमारे पास है, हम सोचते हैं आपको वो भी दिखा देते हैं। शाहीन शाह अफरीदी वैसे तो हमारे स्टार बॉलर हैं, आपको पता है ये बॉल नंबर बेस्ट है, लेकिन जो पाक भारत टाकरा है इसके दौरान कुछ अच्छे जेस्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स के दरमियान। तो कल शाहीन शाह अफरीदी ने बुमराह के जो 4 सितंबर को उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी, फौरी तौर पे वो स्कॉट को छोड़कर भारत रवाना हुए थे, और उसके बाद फिर जब उनकी वापसी हुई तो कल शाहीन शाह अफरीदी ने उनको प्रेजेंट दिया उनके बेटे के लिए, और उन्होंने बड़ी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आपके शहजादे के लिए बहुत दुआएं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब बड़ा होकर बुमराह बनेगा। तो क्या फुल साउंड है हमारे पास? यस, हमारे पास साउंड होनी चाहिए आई गेस, तो हम जरा दिखाएंगे फुल साउंड इफ यू कैन शो। सच ए स्वीट वीडियो, बहुत अच्छा लगता है वैसे ऐसे प्लेयर्स को देख के। और पता नहीं गौतम गंभीर क्यों इतने जेलस होते हैं इस तरह के विजुअल, इतनी अजीबो गरीब बातें करते हैं टीवी के ऊपर बैठ के कि ऐसे नहीं होना चाहिए, आंखों में गुस्सा नजर आना चाहिए, नफरत होनी चाहिए। अब बहुत नफरतें हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर ये प्लेयर्स आपस में अच्छा इंटरेक्ट करते हैं ऑफ फील्ड तो इट्स वेरी गुड, और ये एक अच्छा जेस्चर जाता है पूरी आवाम के लिए भी कि दोनों टीम्स जो हैं ग्राउंड में जैसी मर्जी इनका मुकाबला हो, राइवलरी हो, लेकिन ऑफ फील्ड ये आपस में उसी तरह से जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं। इट्स अ गुड जेस्चर बाय आवर टीम मेंबर्स। ठीक है, हमारे साथ सलीम खालिक साहब मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर। सलीम भाई, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। फाइनली ऐसा लगा कि आवाज के ऊपर भी बारिश पड़ गई और समझ नहीं आ रही थी। आप कैसे हैं? सबसे पहले बताइए कैसा जा रहा है आपका श्रीलंकन ट्रिप? ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक, लेकिन बारिश बहुत है और अभी भी हो रही है। नंबर पे बात कर रहे हैं, बस रोमिंग पे ही। अच्छा, रोमिंग। अब थोड़ा मौसम मतलब बादल तो छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, लेकिन सुबह से बहुत। सलीम भाई ने रोमिंग का बता दिया, मुख्तसर बात करनी है, बहुत चार्जेस हो रहे हैं। सलीम भाई, वी केयर फॉर यू। जल्दी से हमें बता दें मौसम की क्या सूरत हाल है और आपको क्या लग रहा है, मैच होगा आज, पूरा होगा? सुबह से बहुत तेज बारिश हुई थी और जब मैं बाहर जाके देखा मैंने तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, पानी भी जमा हो गया, और अब बारिश हो तो नहीं रही है लेकिन बादल मौजूद हैं और फोरकास्ट आपको पता है 80% से ज्यादा है, तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत हो जाए। शायकीन की क्या फीलिंग है इस सूरत हाल? शायकीन होंगे तो फीलिंग होगी। कल तो ऑलमोस्ट खाली ग्राउंड था, एक ही इंक्लोजर में थोड़े लोग मौजूद थे क्योंकि सब लोग वेदर रिपोर्ट देख के ही आते हैं और वेदर रिपोर्ट इतनी अच्छी है नहीं। तो हिस्ट्री में लाइफ में अपनी पहली बार मैंने कोई ऐसा इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा जिसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी, ना लोग थे, ना बाहर कोई माहौल था, बस कुछ लोग थे वही कोशिश कर रहे थे अल्लाह बुल्ला करने की, लेकिन वो माहौल बना नहीं पाकिस्तान इंडिया मैच। अच्छा सलीम साहब, इन द एंड आपको ये भी लग रहा है कि आज जिस तरह से कल हमारे स्टार्ट में टीम ने थोड़ा स्ट्रगल किया, हमारे बॉलर्स ने, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम बैक भी किया, आज भी अगर बारिश से पहले थोड़ा बहुत मैच होता है तो उसमें क्या आपको सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, पिच जो लग रहा था ऐसा कि बाबर का डिसीजन ठीक नहीं था, उन्होंने जो टॉस जीत के इंडिया को पहले बैटिंग दे दी थी क्योंकि पिच बिल्कुल सही लग रही थी बैटिंग के लिए। वो शायद समझ रहे थे कि बारिश वारिश का है तो बॉलर्स को मदद मिले, लेकिन जो पिछला मैच था पाकिस्तान इंडिया का उसमें बॉलर्स को मदद मिल रही थी, यहाँ इतनी नहीं मिल रही थी। आपने देखा होगा शाहीन को कभी वनडे गए उनके कैरियर में पहले छक्का नहीं लगा, कल लगा,
तो बहुत इजीली खेल रहे थे इंडियन ओपनर दोनों, रोहित भी और शुभमन भी। तो उसके बाद फिर शादाब की जिस तरह से पिटाई हुई, चौके छक्के उनको एक ही ओवर में लग गया, तो काफी उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे आया होगा। तो सलीम भाई, कोई जर्नलिस्ट से आपकी मुलाकात हुई हो या बैठे हो आप साथ, वो क्या सोच रहे हैं जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये वाला स्केड्यूल बनाया है, वेन्यूज चेंज नहीं किए, बारिश का शिकार हो रहे हैं मैच, कोई इज़ारे है, रिजर्वेशंस हैं? ऑब्वियसली गुस्सा तो सबको है, क्योंकि क्रिकेट देखने ही लोग आए हैं, कवर करने के लिए, और करोड़ों लोगों की नजरें इन मैचों पे हैं, और बारिश की वजह से नहीं हो पाए तो बहुत अफसोस ही होता है लोगों को। और फिर इंडियन टीम को तो ज्यादा नुकसान है इसका। अगर हम देखें तो इंडियन टीम कल भी मैदान में थी, आज भी अगर मैच हुआ तो मैदान में होगी, कल फिर उसका मैच है, 3 दिन मुसलसल उसको खेलना पड़ेगा, तो उनको तो ज्यादा नुकसान है। उनके प्लेयर भी अफसरदा होंगे, गुस्सा होगा, लेकिन वो इजहार नहीं करते। ऑब्वियसली एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। ठीक है सलीम साहब, आपसे भी अगर हमारा राबता रहेगा तो हम आपसे बात करते हैं। अवैस भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। अवैस, जिस तरह से हमने पहला सवाल आपसे यही किया था कि आज अगर मैच होता है इन केस, ऑब्वियसली वेदर फोरकास्ट जैसे सलीम साहब बता रहे हैं कि 80% चांसेस तो हैं बारिश के, क्या लगता है आज मैच की सूरत हाल? देखिए, जैसे बारिश के चांसेस सलीम भी बता रहे हैं कि 80% वहां पर है। कल भी आपने देखा होगा, कल मैं थोड़ा सा हैरान था कि टॉस जीत के आपने पहले नहीं मिलती थी। आपने कल देखा भी होगा कि आसान था बैटिंग करते हुए, ज्यादा सपोर्ट फास्ट बॉलर्स को नहीं मिल रही थी। हाँ, शहीनशाह क्योंकि ज्यादा कोशिश करते हैं कि फुल लेंथ डिलीवरीज करें, वहां से वो लेट इंस्विंग लेके आते हैं बॉल को। लेकिन अगर आप नसीम शाह को देखें तो आपने देखा होगा जहां पर आपने शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल रखी है, थोड़ा सा टेक को हिट हार्ड आपने किया, वहां पर उनको सपोर्ट मिलती हुई नजर आई है। लेकिन जिस तरीके से कल पाकिस्तान की फील्डिंग भी रही, आपको पता थोड़ा सा मायूसकुन थी, लेकिन पाकिस्तान स्टिल मैं कहता हूँ काफी हद तक तो नहीं कह सकते आप, लेकिन 2 सेट बैट्समैन को आप आउट करके मैच में वापस आ चुके थे। एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आज आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्कोर अपना 6 से 7 रन पर ओवर इस वक्त चल रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा एक स्कोर होता है इस विकेट के ऊपर, क्योंकि जो कोलंबो की विकेट है स्पेसिफिकली, वो ज्यादा बैट्समैन को हमेशा से सूट करती हुई आई है। वहां पर आई गेस एवेंचुअलो मैथ्यूज ने जिन्होंने 6 से 7 खिलाड़ियों को आउट किया था, वो भी मीडियम पेसर हैं जिन्होंने वेरिएशंस जिसके पास होगी वो उस विकेट पे ज्यादा कामयाब होता है। लेकिन एक डिफरेंट ट्रैक है, वहां पर बारिश भी शदीद होती रही है, फिर डैम्पनेस भी है, फिर जैसे सलीम भाई बता रहे हैं कि आज सुबह भी बारिश वहां पर होती रही है। बारिश मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैच का मजा जो सा किरकिरा करेगी। वैसे तो एक्सपेक्टेड है कि अच्छा मैच आज हो, पाकिस्तान नया दिन है, नई स्ट्रैटेजी से यहाँ पर जाए। लेकिन है जो सलीम भाई कह रहे हैं, आपको लगता है विकेट को मिसरीड किया बाबर ने? देखिए, जिस वक्त टॉस जीता था, मैं खुद आपको बात कर रहा हूँ, 2 चीजें यहाँ पर। एक तो ये था कि वसीम अकरम ने भी ये बात की थी कि मुझे नहीं समझ में कि टॉस जीत के आपने पहले बॉलिंग का फैसला क्यों किया, लेकिन मेरे दिमाग में 2 चीजें थी। मैंने कहा शायद इसलिए भी किया होगा क्योंकि इनको पता है कि डैम्पनेस से विकेट के अंदर थोड़ा सा आगे जाके बैटिंग आसान आपके लिए और हो जाएगी। फिर ऊपर से डकक्विस्ट भी कहीं ना कहीं रोल जोन सा प्ले करेगा। आपको पता है एक हद तक आ चुका था कि शायद पाकिस्तान को 20 ओवर में 186 या 1 या 23 की भी आती आ रही है। हाँ, ठीक करना पड़े, तो ये चीज मेरे ज़हन में थी कि शायद बाबर आजम के दिमाग में ना हो, लेकिन टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला शायद गलत साबित हुआ। ठीक है, शायद गलत साबित हुआ। सो इन केस आज भी मैच नहीं होता जी, और जिस तरह मुसलसल चार्ट दिखा रहा है वैसा कि बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, भारत को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान सुपर 4 का एक मैच जीत चुका है, इसका भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए डैमेज हो सकता है। आप फिर इस सूरत हाल को कैसे देखेंगे? आपको जी, मेरा सवाल ये था कि अगर भारत को बारिश की सूरत में एशिया कप के फाइनल तक रसाई में मुश्किलात पेश आती हैं, जो कि आ सकती हैं ऑब्वियसली, स्कोर पॉइंट्स अगर डिवाइड होते जाएंगे, पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है, श्रीलंका क्वालिफाई कर सकता है, देन हाउ वुड इंडियन स्पेक्टेटर्स एंड ऑल ऑफ अस वुड सी दिस पर्टिकुलर रिजल्ट अबाउट एशिया कप? इसमें इमरान भी थोड़ा 2-3 चीजें बड़ी ट्रिकी सी हैं। जैसे मैं उस दिन भी आपको बता रहा था कि एक तो ये कि आज अगर मैच सपोज नहीं होता और पाकिस्तान को यहाँ पर पॉइंट मिल जाता है तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करता है फाइनल्स के लिए। तो दैट मींस पे श्रीलंका और जो इंडिया का मैच है वो डिसाइडर होगा कौन पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान हारता है आज, तो दैट मींस फिर पाकिस्तान श्रीलंका डिसाइडर है कि पाकिस्तान आगे प्रोसीड करता है। फिर इंडिया के लिए भी डिसाइडर मैच जरूर होगा आगे जो वो खेलेगा अपना श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर एक चीज फाइनल्स के लिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं एक चीज देख रहा था, उस दिन पढ़ भी रहा था कि फाइनल्स की भी सिनेरियो यही है, बारिश है शदीद, चाहे आप रिजर्व डे रखें तब भी बारिश है। और अगर फाइनल देंगे सबको टीम जीतती है
अच्छा अच्छा ठीक है, वो भी यही होगा कि ट्रॉफी दोनों के पास चली जाएगी नाज़रीन, आधी आधी नहीं, आधी आप ले लें आधी आप ले लें, जैसे जेशा ने किया ना, करना ये चाहिए कि दोनों ट्रॉफी किनको दे दें और जो टॉप है वो हमें दे दें। यही है, ठीक होगा। अब ऐस भी नहीं है हमारे साथ, अब सलीम खालिक साहब हैं जी? सलीम खालिक साहब नहीं है और हमें आवाज के शदीद मसाइल का सामना है। आई थिंक वन ऑफ देम इज ऑन एयरपोर्ट, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक वैसे एयरपोर्ट पे नहीं, सलीम साहब एयरपोर्ट पे। सो इस वक्त सब कुछ हवा में है, लेकिन वी स्टिल ट्राइड कि आप तक तज्जिया पहुंचे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे। वैसे अगर सुन पा रहे तो एक सवाल और कर लूंगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, हमारे पास अभी रात दोबारा करें, अगर हो जाए तो फिर एक सवाल हम कर लेंगे। वी आर सो सॉरी फॉर दैट, फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन मशीनें हैं। अब कितना रात से इंटरनेट का कोई इशू है, ये कोई, हाँ, ये रात से इंटरनेट का इशू है। डर लग जाता है हसन, जो पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू शुरू होता है ना कि इंटरनेट बंद है, तो हम पता नहीं पाकिस्तानी क्या क्या सोच लेते हैं कि अभी हम ट्विटर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी रूमर सुनने को मिलेंगे। अभी शुक्र करें आपको ट्विटर देखने को मिल रहा है, हो सकता है किसी दिन आप ट्विटर खोले और आपको देखने को ही ना मिले, ये हो सकता है। वेलकम बैक, आई होप यू कैन हियर मी नाउ। आज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अवैस? शॉर्ट एंड प्रिसाइज अवैस, इफ यू कैन हियर मी, आज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि हम खुद ही बात कर लें। अवैस आ गए हैं, बस अवैस आपको आवाज नहीं आ रही, उनको आवाज नहीं आ रही। हम ऐसे ही पूरा सेगमेंट हम खेलते रहे आवाज, लेकिन कोई बात नहीं। खैर जी, आज की स्ट्रैटेजी डेफिनेटली पाकिस्तान को थोड़ा सा कम बैक करना होगा और अपनी फील्डिंग को पाकिस्तान को बेहतर करना होगा, बेहतर माइंडसेट के साथ ग्राउंड में जाना होगा अगर मैच होता है। मैं ये चाहता हूं कि अगर आज 20 ओवर्स का भी खेल हो ना, पाकिस्तान प्रूव करे, जैसे इंडिया दूसरे मैच में वापस आया, उनकी बैटिंग ने प्रूव किया, एक स्टेटमेंट दी है कल, जैसे कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे पाकिस्तानी टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ कि नहीं भाई, वी कैन गेट बैक, वी कैन कम बैक, और उन्होंने कम बैक किया। आज पाकिस्तान को दोबारा से इस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए कि पाकिस्तान वो कम बैक करके दिखाए अगले 20 ओवर्स के लिए कि नहीं, कल ठीक है, वो वाज नॉट अ वेरी गुड डे फॉर अस, लेकिन आज हमने अपनी क्लास दिखानी है और पाकिस्तान जैसी बॉलिंग की क्लास अमला हसन किसी में नहीं है। ये तो इस वक्त टॉप 5 के अंदर बैटिंग और बॉलिंग सबसे ज्यादा अगर कोई प्लेयर है मेरे ख्याल में तो वो पाकिस्तान की है। तो अल्लाह करे कि हमारी ये जो टीम है कल थोड़ी डगमगाई की हुआ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ऑब्वियसली वो मिस जज जिस तरह से भी कह रहे थे कि पिच को किया गया, पहले हमें अगर बैटिंग का डिसीजन लिया जाता है, जो भी सूटेबल साजगार हालात है, लेकिन स्टिल जी अगर हमारे बॉलर्स आज फिर से कम बैक करते हैं, और कल किया भी है, शाहिनशाह अफरीदी हो, शादाब ने, और कल नसीम ने बड़ा अच्छा स्पेल कराया। बहुत सारे लोग उनको प्रेज कर रहे थे उनके उस एक स्पेल पे, जिस तरह से वो तैयारी इमरान कह रहे थे शाहीन की करके आगे थे, आगे सरप्राइज में उनको नसीब मिले। तो आज भी अल्लाह करे कि हमारे प्लेयर्स अगर मैच होता है तो उनको टफ टाइम दे, और हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है ये प्रूव करना, और हमें प्रूव करने की वैसे दुनिया को तो ज़रूरत नहीं है, वी आर द बेस्ट। हम चाहे बॉलिंग की बात क्या बैटिंग की बात चाहती है, एक और सवाल करने की वैसे नहीं, मैं नहीं करना चाहती। लेट्स डू दिस डेयर वैसे आवाज आ रही है, इसीलिए मैं कह रहा था बस ये प्रोड्यूसर साहब को पड़ गई, बस उन्होंने ये उन पे पड़ गई जी, ठीक है। चलिए जी, हम इसी नोट के ऊपर आते हैं, अब हम ब्रेक ले लेते हैं, मजीद आपको तंग या बोर नहीं करते। सॉरी फॉर दिस हैपनिंग मंडे, कभी कभी हो जाता है। तो आपसे इंशाल्लाह एक तो 2:30 पे मैच है, देखते हैं कैसा होता है, और दूसरा ये कि अगर इसके बीच में कोई डेवलपमेंट आती है खासतौर पर मौसम को लेकर या कुछ भी, तो आपको अभी हम 11 बजे तक आपको बताएंगे। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आइए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ट्रैकिंग की जिंदगी बड़ी दिलचस्प जिंदगी है, तजर्बात से भरपूर जिंदगी है, लेकिन खतरात से भरपूर भी है एट द सेम टाइम। ट्रैकिंग की जिंदगी में खतरनाक तरीन लम्हात पर आज बात कर रहे हैं मुस्तनसर हुसैन दारड़ साहब। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। दारड़ साहब से ट्रैकिंग के हवाले से बात करनी है कि ट्रैकिंग की ज़िंदगी में कई ऐसे ख़तरात हैं जो उनकी ज़िंदगी में आए होंगे दौरान ट्रैकिंग, और हर ट्रैकर की ज़िंदगी में आते हैं। ऐसी चॉइसेस आती हैं जहाँ पे आपको ख़तरा मोल लेना पड़ता है। अगर आप ख़तरा मोल नहीं लेते तो दूसरी चॉइस जो है वो ज़्यादा बड़े ख़तरे की सूरत में होती है, और ऐसा हो सकता है कि आपको 3 या 4 दिन की ट्रैवलिंग के बाद उसी पॉइंट पर फिर आना पड़े। सब आपके पास ये हिसाब किताब करने के आपने 3-4 दिन की हाइकिंग करनी है और एक और पहाड़ घूम के आना है, या ये जो इस वक्त ख़तरा है, चाहे वो नीचे ग्लेशियर है लेकिन एक पाँव रखने की तो जगह है, तो ये मुझे इससे छलांग लगानी है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि अब ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, ये कैलकुलेशन से, ये हिसाब किताब से बाहर हो गया है, तो ये ट्रैकर्स की ज़िंदगी में इस तरह के लम्हात आते हैं। तार साहब की ज़िंदगी में कई लम्हात ऐसे आए होंगे। तार साहब से पूछते हैं कि आप जब अपनी माजी में ज़िंदगी को और ट्रैकिंग वाली ज़िंदगी को देखते हैं तो ऐसे कौन से लम्हात थे जब आपने महसूस किया कि ख़तरा जो है वो हिसाब किताब से बाहर हो गया? हम जा रहे हैं, मेरा ख्याल है क्रोमर जा रहे थे, और सरे शाम आपको शाएं शाएं की आवाज़ आ रही है,
और वो इतनी हौलनाक होती है, आपको पता है कि रास्ते में कोई नाला है, और शाम को नाले चढ़ जाते हैं क्योंकि वो दिन भर की जो है धूप उनको पिघला देती है। रास्ते में एक नाला जो था ऊपर से आ रहा, वो तो क्रॉस कर लिया, दूसरा जो था, और यकीन कीजिए ऊपर से नाला आ रहा है ना, यूं बहता हुआ आपके सामने नीचे सीधा ब्रॉडो में जा रहा है, को मेरा ख्याल आधा किलोमीटर नीचे होता है, मतलब आप उसमें अगर गिर जाते हैं यू आर गॉन। तो वहाँ पे मैं खड़ा हो गया, और मुझ में एक हिस्स है कि मुझे पता होता है कि ये मेरे लिए ख़तरनाक है। वो जब जाग उठे तो मैं टोटली रिफ्यूज़ कर देता हूँ, मैं मैं यहीं से वापस चलूँगा, मैंने इसको क्रॉस नहीं किया। तो खुशहाल था शायद पोर्टर, वो कह लगे सर मैं आपको उठा के ले जाता। अच्छा, मुझे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन पहले फिर मैंने उनकी जो कल्चर था उसमें ये था कि वो बुज़ुर्गों को, अपनी ख़वातीन को उठा के पार करवाते थे। उसने कहा कि आप हमारे बुज़ुर्ग, वो जब हम क्रॉस कर रहे थे तो उसका पाँव फिसला। मेरा ख्याल है कि कोई मतलब है कि 5-6 फुट हम उस बहाव के साथ, और यहाँ पे नाला नीचे जा रहा, फिर वो संभल गया। अब शायद रास्ते बन गए हों, लेकिन जब मैं गया था तो जाहिर है कि बहुत कम लोग उधर जाते थे। तो वहाँ पे ये होता है कि कई जो होते हैं रास्ते होते हैं, उन्होंने मुकामी ने बना रखे होते हैं, वो सफ़र जो करते हैं इस दूर, तो वहाँ पे जब वो रास्ता नहीं बना सकते तो वहाँ पे वो रख देते हैं शहतूत या बाकी लकड़ियाँ, उनको उर्फ़ आम में गैलरीज़ कहा जाता है। अब वो गैलरीज़ के ऊपर वो तो गुजर जाते हैं, लेकिन आप कदम रखते हैं तो आप नीचे जा सकते हैं। तो 2-3 गैलरीज़ ऐसी आई हैं कि जिसमें हमारे पाँव भी फंसे और हम नीचे गिरते गिरते बचे। इसी तरह एक मुकाम पर आए, वहाँ पे रास्ता गिरा हुआ था। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि हम ऊपर जाएं, और ऊपर इस तरह करके चट्टान थी, और मुझे एक पोर्टर ने पकड़ा क्योंकि कोई जगह नहीं थी ऊपर जाने की, और उसने अपने मेरे बूटों के नीचे हाथ रखे, और दूसरा जो था उसने मुझे खींचा, 2 आदमी खींच रहे। लेकिन मसला ये होता है वकार कि आपके पास 5 लोग भी आपको हेल्प कर रहे हैं और चढ़ना आप नहीं होता। चुनांचे फाइनली जब मैं ऊपर पहुंचा हूँ और नीचे वही ब्राल्डो या रिवर जो है वो गरज रहा है, तो मैंने सबसे पहले अपने बच्चों की तस्वीरें निकाल के देखी। ये हमेशा ये होता है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है आपको बच्चे याद होते। एक और जो इनिशली जब मैं ज़माने कदीम में जब फेरी मेडोज़, वाकई फेरीज़ का, टूरिस्ट का मेडो नहीं होता था, फेरीज़ का होता था, तो हम गए बेस कैंप नांगा पर्वत के। मेरे साथ एक जर्मन कपल था, शाइला और रॉबर्ट या क्या नाम। तो वापसी पे उन्होंने कहा कि जी शॉर्टकट ले लेते हैं। मैं कभी शॉर्टकट के हक में नहीं रहा। बिलीव मी, जो भी पहाड़ों पे लोग जाते हैं, नेवर गो फॉर ए शॉर्टकट। जो रास्ता बना हुआ है वो सदियों से लोगों ने बनाया हुआ है कि ये रास्ता बेल, वो शॉर्टकट किया, और शाम हो रही थी और नीचे हमने देखा कि वो नाले होते, तो वो नाले खुश्क हो चुके होते और वो सारे होते हैं कंकर रेत। अब उनको जब क्रॉस आप करते हैं तो वो फिसलते हैं और नीचे खाइए। अब वो आपको पता ही है कि जर्मन वगैरह ये बड़े स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी चले गए दूसरी तरफ। एक ऐसी जगह आई, मैंने कहा वे मुझसे नहीं होगा, और मैंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, आप फेरी मेडो से कोई बंदा लेके आए। उनका देखो, अगर हम वापस गए, बंदा आते आते रात हो जाएगी यहाँ तक, और यहाँ माइनस टेम्परेचर होगा और यू विल बी गॉन। मतलब यहाँ पे नांगा पर्वत के ऐन दामन में, यू हैव टू क्रॉस इट। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वो सर पे पड़ जाती है, उसको आपको करना पड़ता है, आपकी चॉइस नहीं होती। चुनांचे मैं आगे बढ़ा हूँ, वो थॉमस जो था उसने अपना हाथ, थॉमस था उसका नाम, हाथ बढ़ाया, और वही कि 2 कदम मैंने लिए उन संग्रेज़ों पे और मैं फिसला हूँ तो उसने मुझे पकड़ लिया, और उसी वक्त मैं लटक गया हूँ। एक हाथ से उसने मुझे पकड़ा हुआ, और मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैंने पकड़ा हुआ और यूँ मैं झूल रहा हूँ पेंडुलम की तरह, और मेरे नाक के आगे कोई पहाड़ी पौधा खुशबूदार वो मुझे गुदगुदी कर रहा है, ये मुझे अभी तक याद है। और मुझे नहीं पता कि नीचे खाई कितनी दूर है, 100 फुट है, 200 फुट है। और अच्छा, अब वो कुछ कह रहा है क्योंकि वो ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता, और जब मैंने बहुत मतलब गौर किया तो वो कह रहा है
कि किक विद योर राइट लेग, ये जो यूँ मारो ताकि उसमें कुछ जगह आपको बने जहाँ पे आपका पाँव आ सके ऊपर आने के लिए, एंड ग्रैब विद योर लेफ्ट हैंड, कि लेफ्ट हैंड से देखो कि कोई चीज़ हाथ आ जाए। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है कि यहाँ पे आपकी मादरी ज़ुबान काम आती। अब मुझे ट्रांसलेट मैंने किया उसको कि राइट का मतलब ये है और लेफ्ट का ये है। अगर वो कहता ना कि खब्बे हाथ ना फाड़ और सजी हाथ, ये जो मादरी ज़ुबान होती है उसको ट्रांसलेट नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली खब्बा हाथ ऊपर जाएगा और सजा। फाइनली जब मैं ऊपर गया हूँ, हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही थी और उस बर्फ़ में मैंने फिर वो अपने बच्चों की तस्वीरें निकाली और मुझे अब तक वो लम्हा याद है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि जितने भी ट्रैकर्स होते हैं, जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं, ये जब ट्रैकिंग करते हैं, ये जब पहाड़ चढ़ते हैं तो, और जब ऐसे बहुत सारे मुहिमजू जो डेजर्ट अबूर करते हैं, ये अपने जो यूजुअल पैटर्न होता है, जो अपनी रूटीन की ज़िंदगी है उसको तोड़ते हैं। रूटीन की ज़िंदगी आप 80 साल 90 साल गुजारते रहें, आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि सैकड़ों दिन गुजर गए, आपको कुछ याद नहीं होगा। लेकिन जब भी आप उस पैटर्न को तोड़ते हैं, अपनी उस ज़िंदगी की रूटीन को तोड़ते हैं, तो वो आपकी रहती उम्र तक वो लम्हात आपको याद रहते हैं। ट्रैकर्स की ज़िंदगी में जो भी ख़तरे आते हैं, जो भी दिन आते हैं, यकीन कीजिए कि रहती उम्र तक उनके साथ रहते हैं। और यही वो ज़िंदगी है जो उन्होंने गुजारी होती है। बाकी वेस्ट, आप भी अपनी ज़िंदगी में मैक्सिमम दिन वो लेके आइए जिसके बारे में आप ये दावा कर सकें कि हाँ, ये हमने ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि बाकी वेस्ट हो जाएगा। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हवाले से हमने बात करनी है। कराची में जो सुर्ख आंख के इन्फेक्शन, यानी जिसे आशोबे चश्म कहते हैं, उसकी वबा, वायरल जो इन्फेक्शन है, उसकी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पूरे घर इससे मुतासिर हैं और इस जो कहले इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स की बात की जाए या दीगर सरकारी और निजी अस्पतालों की बात की जाए तो यौमिया जो केसेज हैं उसमें इजाफा हो रहा है और काफ़ी लोग इस हवाले से कंप्लेन भी कर रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और बड़े भी शामिल हैं। ज़ाहिर है माहिरीन के मुताबिक जी, इस मर्ज से बचने या इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई सुथराई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाथ मिलाने, गले मिलने से इज्तनाब करना है, आई कॉन्टेक्ट से इज्तनाब करना है, और जो मुतासरा शख्स है जिसको इन्फेक्शन है, उसका जो चीज़ें हैं जिसमें तौलिया का इस्तेमाल है या तकिए का इस्तेमाल है, उसको अलग रखने के हवाले से भी कहा जा रहा है। मज़ीद क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और ये इसकी वजह क्या है, क्या इससे प्रिवेंशन किस तरह से मुमकिन है, इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल सरवर साहब मौजूद हैं। इज एन आई स्पेशलिस्ट एंड रिटायर्ड प्रोफेसर। उनसे हम बात करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप बताइए कि ये क्यों फैल रहा है इस वक्त आशोबे चश्म, और इसकी कोई बुनियादी वजह क्या है? क्या ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन होती है, जिस तरह हमारा नज़ला ज़ुकाम आम होता है, इसी तरह ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है। और इसमें जो वायरस होता है वो एडिनो वायरस ज़्यादातर होता है उसमें। उसमें तकरीबन 40 किस्म की उसकी वेरिएंट्स होती हैं, इसलिए इसकी कोई एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, इसकी वैक्सीन भी नहीं है इसकी कोई। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, लेकिन इसकी एग्रेशन जो है बहुत माइल्ड से लेकर बहुत सीवियर तक भी हो सकती है। ठीक है। और इसमें अलामात जो हैं वो बेसिकली ये होती हैं कि आँख का लाल होना, आँख में से बहुत ज़्यादा पानी आना, फोटोफोबिया, रोशनी जो चुभती है वो, और रेडनेस बहुत ज़्यादा, और सक्रीशंस जो हैं इसमें नहीं होती हैं। नॉर्मल आंसू जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, पानी की तरह जो एक्सक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा। पेन भी होती है? पेन नहीं है। पेन नहीं है, पेन इचिंग है। इचिंग जो हम उसको जनरली पेन में नहीं लेते। ओके। अच्छा, और उसमें ये होता है कि अगर आपको प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, पीला डिस्चार्ज हो और आंखें सुबह उठ के चिपकी हुई हों, तो वो वायरल नहीं है। ओके। वो वायरल के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो फिर दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। ओके। तो वायरल इन्फेक्शन जो है इसकी जो बेसिक एहतियाती तदबीर, पहले तो मैंने बता दिया कि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है जी। और इसकी एहतियात क्या होती है? इसकी एहतियात आप जनरल आपने एक देखा होगा www.com लिखते हैं, एक उससे पहले लिखते हैं HTTPS। जी बिल्कुल। वो HTTPS का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने हैंड्स, आपने अपने टिश्यूज़, अपने टॉवल्स और P फॉर पिलोस
एंड एस फॉर सोशलाइजेशन या एस फॉर स्कूल। ओके। ये HTTPS से आप याद रखें कि ये 5 चीज़ें आपने उसकी एहतियात करनी है। और सबसे पहले तो ये है कि हाथ, अगर किसी को इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन में सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने इन्फेक्शन से पहले 10 दिन वो लगता है। ये नहीं हुआ कि आज आप ऑफिस में गए हैं, वहाँ किसी को इन्फेक्शन थी, रात को आके आपको इन्फेक्शन हुई, तो उससे प्रॉबेबली नहीं लग सकता, लेकिन आपको एक्सपोजर जो है वो 10 डेज टू 14 डेज पहले हुआ है। और उसके बाद फिर ये 10 दिन के करीब इसका पीरियड होता है, 10 दिन आपको रहती है इन्फेक्शन, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन ख़त्म होने के 10 दिन बाद आप वायरस को कैरी करते हैं। अच्छा। और इन्फेक्शन खत्म, अगर किसी को इन्फेक्शन ख़त्म हो गई है तो वो 10 दिन तक इन्फेक्टिव हो सकता है किसी और के लिए। 20 डेज स्पैन। हाँ, ये 20 और ये लोगों को लग 30 सकता है। हाँ, 30 डेज। और लोगों को लग भी सकता है। जी, लग भी सकता Okay, है। और लगता उसी तरीके से है कि आप सबसे पहले तो हैंड्स हैं। बिल्कुल। अब वो पेशेंट का अपना हैंड है, आप ऑफिसेज में जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे के हैंडल को लगता है, उसके बाद दूसरा बंदा आता है, फिर वहाँ से उसको दरवाजे को लगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, ये ज़्यादा जो कह लें सिवियर खुदा न खास्ता शक्ल इख्तियार कर सकता है, कितना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है? नहीं, उस पर आप बहस ना करें। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जब सिवियरिटी कोई उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और दूसरे ऑर्गन्स मतलब कॉर्निया की डेप्थ में चला जाता है, तो वो तो एक बहुत रेयर सा काम है। रेयर काम है, इतना ज़्यादा नहीं है। इतना सीवियर नहीं है, लेकिन हम उसकी तरफ इसलिए बहस नहीं करेंगे कि फिर वो लोग जो है ना वो बड़े परेशान हो जाते हैं। एग्जैक्टली, मेरा यही मतलब है कि ये सिवियरिटी की तरफ नहीं जाता है, इट्स नॉर्मल, लेकिन इसमें एहतियात जरूरी है। हैंड्स हैं आपके, आसानी ऐसे कर सकते हैं, नजर पे असर डालता है? नहीं, नज़र पे जब तक इन्फेक्शन है उस वक्त नहीं डाल। अगर वही बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है तो फिर उस केस के अंदर नज़र में असर नहीं डालता। तो इसका बदतरीन इम्पैक्ट क्या हो सकता है इन केस अगर ये खराब हो जाता है या आप एहतियात चले नहीं जाते हैं, करते, आप कुछ भी तो नहीं, क्या असर हो सकता है इसका? मतलब माइल्ड, जनरल माइल्ड रेडनेस से लेकर और बहुत सीवियर रेडनेस, पफी आइज, वाटरिंग आइज, और फोटोफोबिया ये है कि रोशनी में, कोई भी कमरे की भी रोशनी में आपका आँख खोलना बड़ा उसमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक तो आप रहें। उसके बाद अगर कोई कॉर्निया की इन्फेक्शन हो जाती है, डीप इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो तो फिर उसमें तो बड़े इलाज पे डॉक्टर साहब आ जाइए, अपना टाइम लेके ही ठीक होगा या मेडिसिन? नहीं, डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि हमारी कई बीमारियाँ होती हैं वो इंटरमिक्स होती हैं, बड़ी करीब करीब होती हैं, तो वो डायग्नोसिस अगर एक दफ़ा हो जाए तो फिर हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है पेशेंट की। ठीक है। तो उसमें ये है कि सोशलाइजेशन कम करें, या ऐसे से हम स्कूल भी ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन स्कूल का मतलब ये नहीं है कि अगर एक बच्चे को इन्फेक्शन है तो पूरे स्कूल को छुट्टी कर दें, वो उस बच्चे को क्वारंटाइन कर दें। ठीक है। तो कोई वल्नरेबल एज ग्रुप्स भी है इसमें जिनको जो जल्दी पिक करते हैं, या सब बराबर हैं? नहीं, जो सोशलाइजेशन जिनकी ज़्यादा है, मसलन स्कूल में है, ऑफिस के अंदर है, और किसी भी एज में हो सकता है। अच्छा, इन जनरल डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली ये तो एक इन्फेक्शन है वायरल, लेकिन इस तरह की हमने पहले भी देखा है कि ऑन एंड ऑफ इस तरह का इन्फेक्शन आता रहता है, तो आम रूटीन में एहतियात क्या ज़रूरी है अगर आपने आंखों के इन्फेक्शन को अवॉइड करना है? आंखों की इन्फेक्शन के लिए तो सबसे ज़्यादा तो ये सबसे पहले कंसल्टेशन करनी है आपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से, और फिर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आपको पूरा गाइड करेगा। और जनरली यही है कि आंख के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है पर्टिकुलरली, तो वो ये HTTPS ही चलता है। पाकिस्तान में ओवरऑल जो हेल्थ इंडेक्स है किसी भी लिहाज से, हम दिल की बीमारियों की, ब्लड प्रेशर की, दीगर चीज़ों की बात करते हैं, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी रेशो है। वजह एक लाइफस्टाइल है, वजह हमारा खाना पीना है। आंखों की क्या सूरत हाल है जी? आंखें ठीक हैं या आंखों में भी हम पूरी दुनिया में खतरनाक हद तक बीमारियों का शिकार हैं? हमारे आंखों की बीमारियों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे इस रीजन के अंदर ज़्यादा हो। ओके। दो चीज़ें हमारे रीजन में ज़्यादा हैं, एक अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ, और दूसरा ये रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा ये है कि बच्चों में एक कैंसरस कंडीशन होती है, आँख के अंदर कैंसर होती है। पूरी बॉडी में अगर कहीं कैंसर सबसे छोटी उम्र में वो होता है, वो आँख का कैंसर होता है। तो ये हमारे रीजन में ज़्यादा है। और केराटोकोनस जो है वो इधर अफगानिस्तान के बॉर्डर में और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका एक्सपोजर यूवी लाइट का बहुत ज़्यादा है। वो बच्चे जो हैं रब करते हैं, एलर्जी बहुत ज़्यादा है। रब करने से जो है वो केराटोकोनस एक बीमारी होती है जिसमें हमारा ये काला कॉर्निया जो है, ये इसकी कर्वेचर जो है वो ढलक जाता है, और वो एक ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और बात इस पर चलते चलते हमें बता दें कि हमने सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से सर से क्वेश्चन कर सर, ये जो आम रूटीन में लोग जो आंखों के अंदर ड्रॉप्स डाल लेते हैं या दीगर चीज़ें कर लेते हैं, उस हवाले से बताइएगा जो सेल्फ मेडिकेशन वाला एक मामला है। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो तो हम किसी सूरत में कहीं भी एडवाइस नहीं करते हैं, आंखों के अलावा कहीं और बॉडी में भी।
और उसमें हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास एक पुराना पेशेंट आता है, उसको हम एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और प्रिस्क्रिप्शन टाइम लिमिटेड होता है। अच्छा, लिख देते डॉक्टर हैं कि साहब, जी, टाइम आपके में साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो ये है कि अगर कोई एक दफ़ा वायरस अडॉप्ट करके रिकवर कर जाए, क्या दोबारा भी उतने टाइम स्पैन में अडॉप्ट कर सकता है? क्योंकि कराची में ये मुसलसल चल रहा है या नहीं, जब रेजिस्टेंस आ गई तो फिर सर्टेन टाइम तक वो रेजिस्ट करेगा उसको, जैसे कि मैं कोविड मेरे ज़हन में आ रहा है, आपने क्वारंटीन का जिक्र किया था। नहीं, उसमें ये है कि चूंकि इसकी वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, 40 के किस्म के वेरिएंट्स हैं इसके, और उसमें बड़ा सवियर जो उसकी फॉर्म है वो EKC होती है, एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। ठीक है। तो इसमें हम कोई श्योर नहीं कह सकते कि अगर एक इन्फेक्शन हुई है उससे तो हमें थोड़ा सा टाइम पीरियड मिल जाता है, ठीक है, उसका इम्यूनिटी का, लेकिन उसकी जो दूसरी वेरिएंट है वो हो सकती है किसी वक्त भी हो सकती है। दोबारा आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़े अहम मामले पे आपने लोगों को मालूमात फराहम की। डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे जी कि एहतियात करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात इलाज से हमेशा बेहतर है। फॉलो HTTP असूल, वो बहुत ज़रूरी है, SP साथ शामिल कर लें, सोशलाइजिंग एंड स्कूल्स। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, आपको मालूम है, जो तारीख का धारा बदल कर रख देते हैं, और ऐसे लोग तो और भी कम हैं जो दुनिया का नक्शा ही तब्दील कर दें। ऐसे लोगों में से एक नाम हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का है। पाकिस्तानी कौम के सबसे बड़े हीरो हैं। आज बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 75वीं बरसी मनाई जा रही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को कराची की इमारत वजीर मेंशन में पैदा हुए। इम्तियाजी नंबरों से अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की और मोहम्मद अली जिन्नाह को उनके वालिद ने आला तालीम के लिए बरतानिया भिजवाया। 1891 में मोहम्मद अली जिन्नाह ने कानून की 1891 में बेसिकली तशरीफ़ लेकर गए। 1896 में अपनी जो डिग्री थी मुकम्मल की, वतन वापस लौटे। कायद-ए-आज़म ने वकालत के साथ साथ सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लिया और 1906 में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस के साथ 7 साल तवील रफाकत के बाद कायद-ए-आज़म ने हिंदू रहनुमाओं की चालों को भांपते हुए 1913 में मुस्लिम रहनुमाओं सरागा खान सोइम, अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली की दरख्वास्त पर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और मुसलमानों की सियासी बेदारी और तहरीके आज़ादी की दागबिल डाली। मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने तदब्बुर, फहम फरासत, सियासी दूरंदेशी और जहद मुसलसल के बायस न सिर्फ अंग्रेज़ों को चलता किया बल्कि मुसलमानों को हिंदुओं के शिकंजे से बचाते हुए 14 अगस्त 1947 को एक आज़ाद रियासत हासिल करने में भी कामयाब हुए। बिल्कुल, पाकिस्तान वजूद में आने से पहले ही दुनिया के अजीम कायद TB जैसे मौलिक मर्ज में, जो उस वक्त यकीनी तौर पर मौलिक था, इलाज नहीं था इसका, बीमारी में मुब्तला हुए, लेकिन ज़्यादा देर तक पाकिस्तान की खिदमत न कर सके और अपने इस ख्वाब की ताबीर को बहुत अरसे तक न देख सके और जाने फ़ानी से कूच कर गए। लेकिन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो बनाए हुए सुनहरी उसूल हैं वो आज भी हमारे लिए मशअल राह हैं, हम अगर उस पर अमल करें। कायद-ए-आज़म की बीमारी और ये राज जो उनके पास थे, इसको सीक्रेट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान को अमली तौर पर कायम करने के महज 1 साल बाद, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं आज ही की तारीख में, 1948 71 बरस में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। कराची जो उनका शहर था उसके अंदर दफन है और आज भी उनका जो मज़ार है वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जाते हैं और जो कायद-ए-आज़म का एहसान है वो तो यकीनी तौर पर हम नहीं चुका सकते। उनकी रूह के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, बानी पाकिस्तान के लिए हमारी ढेर सारी दुआएं हैं। आज हम बानी पाकिस्तान को याद करे थे और जाहिर है इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमने सेगमेंट की तरफ जाना है, लेकिन उस पर जाने से पहले हमारे किचन के अंदर इस वक्त अहमद हमाद मौजूद हैं। आज फिर कुछ अच्छा सा बनाने वाले हैं। अहमद, हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। अहमद, आपका काम तो फुल स्पीड में जारी है, तो क्या बना रहे हैं आज आप? आज बेसिकली हम ग्रिल बर्गर्स बना रहे हैं। ये एक बड़ी फरमाइश रहती है कि ग्रिलिंग में ग्रिल बर्गर्स, और इनको हम आज बड़े प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। मिचलिन स्टार जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से मैं घर में बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम घर में एक अच्छा ग्रिल बर्गर, हेल्दी ग्रिल बर्गर घर में बना सकते हैं। सस्ता एट द सेम टाइम, सस्ता ये तो अहमद की खसूसियत है ना कि सस्ता काम हमें बताते हैं ताकि अफोर्ड कर सकें, जो आपकी ना मौजूदा मौशी सूरत हाल में आपकी बजट फ्रेंडली होगा। तो जब जल्दी से हमें इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए, फिर हम अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे कि क्या क्या इसमें शामिल होंगे। चिकन ले रहा हूँ, इसके साथ मैं चीज़ ले रहा हूँ। चिकन को जो है वो मैंने सॉल्ट, पेपर और मस्टर्ड पेस्ट के अंदर जो है इसको मैरिनेट कर लिया। ठीक है। इसके बाद जो है ऑनियन है, चीज़ है मेरे पास,
पास और आइसबर्ग है। ठीक वाह। है, तो अब इसको हम कंबाइन करेंगे। ये तो आज कंबाइन क्रिकेट मैच के साथ पार्टी करा रहे हैं आप। क्रिकेट मैच के साथ आप बनाएंगे भाई, मजा ही आ जाएगा। खैर जी, इससे पहले कि बर्गर हम आपको दिखाएंगे पूरा बनने के बाद बताएंगे, लेकिन हमारे पास एक सेगमेंट है और वो है अफेरा फैस मेरा पाकिस्तान। हमारा सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा वायरल, डिफरेंट चीजें हमें दिखाती हैं। आज दुनिया की बुलंद तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली स्नॉकल स्काईलिफ्ट गाड़ी के बारे में बता रही हैं। ये गाड़ी कहाँ पे है और इसके क्या फीचर्स है, दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाली हूं जो पाकिस्तान का फख्र है। ये गाड़ी स्नॉर्कल या स्काई लिफ्ट कहलाती है। आज मैं एक इमरजेंसी ऑपरेशन का हिस्सा बनने वाली हूं और मेरे पीछे जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे कि ये गाड़ी कितनी बुलंदी पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद देती है। ये गाड़ी किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये गाड़ी पाकिस्तान का फख्र कैसे है। तो आइए मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैडम, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर शाहिद साहब मौजूद हैं जो आज हमें इस गाड़ी के बारे में ब्रीफ करेंगे। सर, सबसे पहले बुनियादी सवाल और वो ये कि ये गाड़ी किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है? आपको याद होगा कि पास में कुछ हाई राइज बिल्डिंग के ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें लोगों की बड़ी कीमती जानों का ज़िया हुआ और जो था मेन चीज़ जो थी बिल्डिंग के अपने सिस्टम होने चाहिए, लेकिन जो बिल्डिंग्स थी उन्होंने अपने पुरानी बिल्डिंग्स बनी उन्होंने अपने सिस्टम को इंश्योर नहीं किया। तो उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये 2016 में इन दो गाड़ियों की इंडक्शन की, जिसमें एक 104 मीटर और एक 70 मीटर है। बेसिकली दीज आर द फायर फाइटिंग व्हीकल्स। और जहाँ पे भी कहीं पे हाई राइज बिल्डिंग में आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए जो है ये गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। और इन गाड़ियों से हमने इंसानी ज़िंदगियों को जिन बिल्डिंगों के अंदर एवैक्यूएशन के सिस्टम मौजूद नहीं थे वहाँ से एवैक्यूएट भी किया जाता है। दिस वन इज़ आवर टॉलेस्ट व्हीकल है इस वक्त जो है दुनिया में। तो कितनी हाइट तक ये गाड़ी जाती है? देखिए जी, ये 104 मीटर हाइट है इसकी, जो तकरीबन कोई 330-335 फुट की हाइट को जो है अचीव कर जाती है इजीली। और जो है हमारे पास जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग इस वक्त लाहौर में जो मौजूद है वो अल्फा करीम टावर है। तो जब ये परचेज़ की गई थी तो उसी को स्टैंडर्ड रख के परचेज़ किया गया था इसे। इस गाड़ी के अगर फंक्शंस की मैं बात करूं, अब जैसे ये कुछ स्पोर्ट्स मुझे नज़र आ रही हैं, दो इस साइड पे हैं, रिगर्स हैं, इसके आउट रिगर्स हैं। बेसिकली जब इसने खुलना है इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेट, ये गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा वजन है, तो टायर्स पे अगर ये खड़ी होगी तो ये कोलाइड कर जाएगी। अच्छा, और इसकी वजह से जब ये केज जो है ये ऊपर जाता है तो स्टेबल रहता है? स्टेबल रहेगा जी। लाहौर के कौन कौन से ऑपरेशंस में ये गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं? केस में जो इंसिडेंट हुआ उस पर ऑपरेट किया, फीड सेंटर में ऑपरेट किया, इन्हें ह्यूज लिस्ट ऑफ इंसिडेंट जहाँ पे जो है एक बड़ा नंबर है जिन इंसिडेंट पे इन्हें लेके गए और वहाँ पे इन्हें हमने इनसे ना सिर्फ फायर फाइटिंग की बल्कि लोगों की कीमती जानें भी बचाई। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं केज की जानिब। तो सेफ्टी जो है वो ज़रूरी है क्योंकि हम काफ़ी हाइट पर जाने वाले हैं। इसका जो है ना ये मैकेनिज्म है 11.12 मीटर पे आ गए हैं अभी हम। ठीक है मैडम, ये आपकी स्नॉर्कल है जो ये खुली हुई है इसमें, और ये यहाँ से पूरा इसे ऑपरेट किया जा सकता है इसको। ठीक है। ये ज़रा सी भी सेफ्टी अपने एंगल से आउट होगी तो स्टॉप हो जाएगी वर्किंग करना। अच्छा, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। तो इस वक्त हम 17 मीटर पे हैं मैडम, 17-18 मीटर पे। तो ये इसका बेसिकली मॉनिटर भी है, ये इसका कंट्रोल पैनल भी है और मॉनिटर भी है जी। ठीक है। अच्छा, ये जो रोटेट कर रहे हैं इसके बारे में बताएं, ये किस लिए है? विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज होता है। ओके जी। और ये जो कैमरा लगाया गया, ये कैमरा बेसिकली सम टाइम आपको खाली केज ऊपर भिजवाना होता है। ठीक है। टू चेक द सिचुएशन। सर, अगर कोई फायर फाइटर मौजूद नहीं है केज में तो नीचे बैठ के कंप्यूटर से भी ऑपरेट किया ऑटोमेटिकली जी। वाओ, जबरदस्त। इस वक्त हम 37.5 मीटर पे हैं। ये हमारा खूबसूरत लाहौर है जी, और जिसमें इसकी ब्यूटी और खूबसूरती आपको नज़र आ रही होगी। बिल्कुल। और नाज़रीन, थोड़ा सा ही हम ऊपर आए हैं लेकिन जो व्यू है वो टोटली तब्दील हो चुका है और दूर दूर तक मुझे जो लाहौर है वो फैला हुआ यहाँ से नज़र आ रहा है। बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जिसको हम मीट कर रहे हैं, लेकिन वेदर बहुत क्लियर है जी, तो इस तरह से आपको स्मॉग कुछ कम है तो आपको इस तरह से दाता साहब के मीनार इस साइड पे नजर आएंगे और साथ में आपको बादशाही मस्जिद नजर आ रही है, भी नजर आएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज का टावर आपको नजर आएगा और वाबरा हाउस भी आपको क्लियर नजर आएगा यहाँ से। अच्छा, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हवा का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो हवा के प्रेशर को ये केज किस तरह से कंट्रोल करता है? देखिए, इसमें सेंसर लगे हुए हैं, विंड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये इसमें सेफ्टी फीचर है कि ऑपरेट नहीं होगी।
ओके, अच्छा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पर सर्च लाइट्स भी लगाई गई हैं, तो ये रात जी के बिल्कुल, ऑपरेशन रात के के लिए? टाइम ऑपरेशन में बड़ा हेल्पफुल होती है जी, सारी की सारी सर्च लाइट जो है। ठीक है, और ये जो नोजल्स हैं ये किस लिए यूज जी होते हैं? ये फायर फाइटिंग के लिए नोजल्स है। ठीक इसके है। साथ नीचे गाड़ी के साथ एक वाटर की बॉजर साथ अटैच होता है, वाटर बॉजर जो है, और ये पंप जो है उससे पानी लेके तो यहाँ पे फायर फाइटिंग के लिए यूज होता है हाई राइज बिल्डिंग। ओके, अच्छा जैसे आपने कहा कि ये बेसिकली फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इवैक्यूएशन का प्रोसेस भी इसके थ्रू किया जाता है? इवैक्यूएशन का प्रोसेस भी किया ठीक जाता है है। इसमें। ये तो- जहाँ पे आप खड़ी हैं ये केज ऐसे खुल जाता है बाहर की तरफ, ठीक है। इस वक्त आपकी सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए मैं नहीं खोल रहा। ये इसका प्लेटफॉर्म है जो बिल्डिंग के साथ लग जाता है ठीक है। बिल्कुल, और वहाँ से इंसान जो है वो उसमें वापस आ जाता है। अच्छा सर, ये मूव क्यों कर रही है? ये 380 के एंगल पे रोटेट करती है। अच्छा, ये रोटेट भी करती जी है? रोटेट करती है 380 के एंगल पे। तो यानी बड़ा हिम्मत वाला काम है जो फायर फाइटर्स इस केज के अंदर आके लोगों को रेस्क्यू करते हैं, तो इनको सलाम पेश करती हूँ मैं, क्योंकि इतनी हाइट पर आने के बाद ना यकीन करें सेंसिटिव वाइब्रेशन भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फील होती है। यहाँ से अगर आप देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकें, तो पूरा लाहौर तकरीबन मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। और इस केज में लोडिंग कैपेसिटी कितनी है? इसमें 5% इजीली इसमें आ सकती है, 500 kg, 90 मीटर पे आप इस वक्त मौजूद हैं हाइट पे। आप अपनी ऑरेंज लाइन ये मेट्रो देखें, यहाँ से आप पूरा सिटी आपको नज़र आ रहा है। ये ग्रीन पार्ट ऑफ द सिटी, इट्स कंप्लीट पार्ट ऑफ द सिटी। जी बस अब क्लोज करना शुरू कर रहे हैं इसे। अच्छा नाज़रीन, जैसे सर ने जिक्र किया था कि ये 360 पे रोटेट करता है, तो अभी अगर आप लोग देख सकें, हम इस वक्त रोटेट कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है कि बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। ये जैसे ही हाइट पर आती गई वो चीज़ भी बिल्कुल फील नहीं हुई। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लाहौर में अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का रिवाज आ चुका है, तो क्या आप लोग कुछ हिदायत उनको देते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट जो है हमारा बन गया, बिल्डिंग रेगुलेशन जो है हमने अप्रूव करवानी हुई है अपनी, तो उस पर हम तमाम बिल्डिंग्स को बाउंड कर रहे हैं ठीक और है। जो है ना इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप जो है इसे फॉलो करें ताकि लोगों की प्रीशियस लाइफ जो है उन्हें सेफ रखा जाए। मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी की मेंटेनेंस किस तरह से होती है? मैडम इसमें हमने 10 इयर्स का जो इसका मैन्युफैक्चरर है जिससे हमने ये मंगवाई गाड़ी, और उससे हमारा 10 इयर्स का इसका मेंटेनेंस का एग्रीमेंट है, और ठीक है। साल के हवाले से उसे हम 1 साल के पर ईयर के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से हम उसे कुछ ना कुछ इस पर पे कर देते हैं, ठीक और है। जिसकी वजह से वो इसे मेंटेन रखता है। ठीक है, तो सर क्या डेली बेसिस पे इस गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है, चाहे ये जी इस्तेमाल बिल्कुल, में हो या ये ना हो? इस्तेमाल में हो या ना हो, इसको रेडी रखने के लिए इसको डेली बेस पे डेली इसकी इंस्पेक्शन की जाती है, डेली है। इसे स्टार्ट किया जाता है। तो ये किस तरह के एरियाज में इस्तेमाल होता है? मैडम इसमें जो है जहाँ इसे पार्क किया जाता है वहाँ पे मेक श्योर किया जाता है कि वहाँ पे कोई सीवेज लाइन ना जा रही हो, क्योंकि ठीक इसका है। वजन बहुत ज़्यादा है, इसका सॉलिड ग्राउंड चाहिए होती है, उसमें इलेक्ट्रिक वायर्स को देखना पड़ता है इसको निकालने के लिए ऊपर। तो इसको इंस्टॉल करने से लेकर ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट करने तक कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? मैक्सिमम ये 10 मिनट्स के अंदर अंदर जो है ना ये वाओ। ऑपरेशनलाइज हुई होती है। जबरदस्त। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरे पाकिस्तान का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब मुल्क की कुछ सियासी सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। आज हमने कहा ये पॉलिटिकल डोज आपको थोड़ी देर से दी जाए, और सियासी सूरत हाल इनफैक्ट इंतखाबात के हवाले से तो सियासी जमातों का क्या मौक़िफ़ है, या आज के जो मुखालिफिन हैं कल के इत्तेहादी थे, ये क्यों हो रहा है। एक माह के बाद ही इस सारे मामले का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आना शुरू हो गया है। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी शुरू है। पीपल्स पार्टी ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपने कल के इत्तेहादियों पर लफ्जी वार किया और कहा कि चंद इत्तेहादी जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं, इलेक्शन से भागने वालों को भागने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, और उन्होंने कहा कि सियासत में जो डर गया वो मर गया। तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा जी हम सिलेक्टेड का मुकाबला करेंगे, और अवाम के अंदर मुकाबले का जवाब अवाम के साथ देंगे। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी कारकर्दगी के बुनियाद पर इलेक्शन जीतेगी, ऐसा भी कहा, और कहा कि कठपुतली और सियासी यतीम सियासतदानों का सफाया करेंगे। डरना और पीछे हटना पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं है। लंदन से सियासत करने वाले ने हैदराबाद को पानी तक न दिया। सांसद बिलावल भुट्टो ने जी 2 दिन कबल 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुतालबा किया था, जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर पूरा एतमाद है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करवाएगा,
लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आसिफ अली जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल मांगा गया जब उनसे, तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ अली जरदारी से पूछें कि इस बयान का मतलब क्या है, और साथ साथ उन्होंने कहा कि घर के मामलों में आसिफ अली जरदारी की बातों का पाबंद हूँ, सियासी मामलात में पीपल्स पार्टी का ही पाबंद हूँ। दूसरी जानिब जी निगरान हुकूमत ने इस वक्त मुल्क को मौशी बदहाली से निकालने के मिशन पर काम कर रही है और सियासी और अस्करी क़यादत अहम फैसलों के लिए सर जोड़कर भी बैठ रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो क्या मामलात हैं इस पर भी हम बात करेंगे और जो मौशी सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इस पर ज़रा हम एक तबसरा ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो मौशी सूरत हाल इस पर भी बात करते हैं। इलेक्शन तो अव्वलीन तरजीह होना चाहिए, लेकिन ये जो अभी बिगड़ती सूरत हाल है मईशत की और साथ साथ ओवरऑल अभी कल हम बिलावल भुट्टो जरदारी के भी मुख्तलिफ जगहों पर जो अवामी राबता मुहिम स्टार्ट किए हुए हैं उसमें मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, तादियों पर क्रिटिसाइज भी उनको कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप उनकी ये कैंपेन को और ओवरऑल मुल्की हालात को? थैंक यू अरमला जी। बात ये है कि इलेक्शन तो होने हैं, ये तो आपने दुरुस्त कहा, और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से लोग बात कर रहे हैं या सवालात कर रहे हैं, साथ साथ बाहर से भी आप बयानात देखते हैं। डिप्लोमेट्स जब बात करते हैं वो ये तो नहीं कहते कि फ़ौरन इलेक्शन करवाएं, बल्कि वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन और कानून की रोशनी में बर वक्त इलेक्शन किए जाएं, पाकिस्तान के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, इस तरह की बातें करते हैं। इट मीन्स के इलेक्शन का मामला न सिर्फ डोमेस्टिक एजेंडे पे है बल्कि इंटरनेशनल एजेंडा पर भी मौजूद है। अब पाकिस्तान के अंदर दो आरा बनी, आइन के दो आर्टिकल 51 क्लॉज 5 और 224 क्लॉज 2 के दरमियान यहाँ पर एक ऑपरेशनल कॉन्फ्रंटेशन में कहूँगा आ गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन चूँकि आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट करने का जिम्मेदार है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा पहले हम हल्का बंदियां कराएंगे, यानी आर्टिकल 51 क्लॉज 5 प्रीवेल ओवर करता नजर आ रहा है। अब यहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात है, देखें ये इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का सीजन है और हर पार्टी ने नैरेटिव बनाना होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल अपना नैरेटिव बना रहे हैं। नंबर 1 कि हम इलेक्शन के लिए हाजिर हैं, इलेक्शन से हम नहीं भागने वाले, जब भी इलेक्शन होंगे हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो तो कह रहे थे कि हम 14 मई को इलेक्शन के लिए भी तैयार। अच्छा, ये जो इलेक्शन से भागने वालों का पराचा साहब बिलावल भुट्टो जरदारी जिक्र कर रहे हैं, इसमें क्या अपने वालिद मोहतरम को भी कहीं बिटवीन द लाइंस वो कह रहे हैं, जो कि उनके वालिद मोहतरम ने तो जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट है वो ऐसे लगता है कि वो वही मौक़िफ़ ले रहे हैं, वही लाइन ले रहे हैं जो दीगर इत्तेहादी ले रहे हैं, जैसे कि हल्का बंदियां हैं, जैसे कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले हैं। लेकिन बिलावल कह रहे हैं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी CEC ने ये फैसला किया है और मैं दोबारा भी कॉन्स्टिट्यूशन और CEC के साथ जाऊंगा, वालिद साहब को मैं घर में जवाब दूं, बाहर नहीं हूं। तो क्या ये जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि जो डर गया वो मर गया, इलेक्शन से भागने नहीं देंगे, इसमें क्या वो जरदारी साहब को भी फिर इंडोर्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आई मीन उनकी मुखालफत कर रहे हैं? ये तो खैर रीडिंग बहुत लोगों की है, लेकिन जो जरदारी साहब ने बात की, एक साबिक सदर है पाकिस्तान के, मईशत की बात आप भी रोजाना करते हैं और मैं भी अपने शोध में करता हूं, तो जरदारी साहब ने एक मैं समझता हूं एल्डरली बात की है, उन्होंने मईशत के हवाले से बात की है और इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूं कि कहा जाता है आईनी मसला है, कहा जाता है सियासी मसला है, पाकिस्तान का मसला मईशत है। अगर डॉलर आपका 300 से ऊपर चला जाए, आपका पेट्रोल 300 रुपए से ऊपर चला जाए, तो फिर वो लोगों की जिंदगी जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, न कि कोई और चीज हो। ठीक है, तो ठीक है। इस सिलसिले में जो जरदारी साहब बात कर रहे हैं वो एक एल्डरली। अच्छा शौकत साहब, ये भी मुझे लगता है, सॉरी टू कट यू, कि इस वक्त आपने बहुत खूबसूरत बात की कि सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी है, इकोनॉमी ही होना चाहिए, हुकूमतें अवाम की फलाह के लिए ही बनती हैं, डेमोक्रेसी का और मतलब क्या है, अवामी बेहतरी के लिए फैसले करना। और इस पर मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस रखा हुआ है वो पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के साथ पाकिस्तान की फौज ने रखा हुआ है, जो कि मिलकर चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि मुल्क ठीक हो जाए। लेकिन मेरा सवाल उनकी इंटेंशन पे नहीं है, मेरा सवाल उनके तरीक़ाकार पे है। इस मैंडेट के साथ, इस सेटअप के साथ, जिस तरीके से ये हुकूमत चाह रही है कि जी हम ऑपरेशन क्लीन अप करें, आर्मी चीफ ने कराची में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, स्मगलिंग के खात्मे की बात की, ऑपरेशन भी शुरू हो गया, FIA ने छापे भी मारे, FIRs भी हो गई, क्या डायरेक्शन आपको ठीक लग रही है?
महज ऑप्टिक्स लग रहे हैं फॉर द टाइमिंग, सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए, या आपको लगता है कि नहीं रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट निकलेगा? इसको आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन को? देखें, जहां तक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद के इनिशिएटिव्स हैं और उनकी कन्विक्शन है और उनकी डिटर्मिनेशन है, मैंने 2-3 बार उनकी तकारीर सुनी है इसी तरह के किसी फोरम पे, तो मुझे तो उनकी इंटेंशन में या उनके रिजॉल्व में तो कोई शक नहीं नजर आता। वो बिल्कुल चाह रहे हैं, और उन्होंने खानेवाल में शायद जब ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से फंक्शन था तो उन्होंने कहा था कि हम हर कीमत में इस मुल्क की इकोनॉमी को उठाएंगे, हम इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये जो दूसरी कार्रवाइयों की आपने बात की, FIA की है, वापडा की है, आज वही अफसर, वही सिस्टम, वही जो सरकारी मशीनरी है, ये एक्शन कर रहे हैं। स्मगलिंग, कल भी पता नहीं कितनी स्मगलिंग रोकी, तो पहले ये क्यों नहीं कर सकते थे? आपने ओथ लिया है स्टेट के हवाले से, आपने ओथ लिया है अपने ऑफिस का, जो कि एक परमानेंट चीज है, यू हैव टू सर्व दिस कंट्री। तो आप पहले ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? यानी कुंडे लगे हुए जब गली वालों को, उस मोहल्ले वालों को, सेक्टर वालों को, स्ट्रीट वालों को, उस लेन वालों को नजर आते हैं, तो क्या वापडा के लोगों को नजर नहीं आते थे? तो इट मीन्स मंथलियां लेते हैं शौकत भाई साहब, मंथलियां लेते हैं, फी घर पैसे लगाए में और फी मोहल्ला, फी इलाका पैसे लगाए में। आपको हम सबको पता है, घर में बिजली का एक मीटर लगवाना हो, मैं तो जाती मिसाल दे सकता हूँ, उसके लिए रिश्वत मांगी जाती है, इतने पैसे दो मीटर लग जाएगा, मांगी जाती है। तो ये तो कल्चर है ना जी। तो हेयर यू आर ना, कि जो कार्रवाइयां दिखाने के लिए कर रहे हैं, इन कार्रवाइयों को पहले होना चाहिए था। चले आप अगर कर रहे हैं तो मैं फिर भी हम वेलकम करते हैं कि जो चोरी चकारी है वो रोकी जानी चाहिए, क्योंकि देखे ना, बिजली प्रोड्यूस हुई, उसका तो खर्चा पड़ गया। जिन्होंने बिजली नहीं, बिल नहीं दिए, जिन्होंने चोरी से खर्च की, उनका बिल हम सब लोग देते हैं, जो बिल पे करते हैं रेगुलरली। तो ये तो बिल्कुल उन लोगों के साथ ज्यादती है। 42% के करीब तो बिजली चोरी होती है, 42%। और 42% अगर आप बिल पे कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने चोरी की, या जिन लोगों ने कनाइवेंस के जरिए अपना मीटर बंद करवा दिया और बिजली इस्तेमाल करते रहे, अगर आपका 40,000 मीटर है तो 42% कहीं आपका 16-17 हजार तो आप पे कर रहे हैं उन लोगों का जो लोग चोरी करते हैं। तो लिहाजा दो एस्पेक्ट हैं, आर्मी चीफ का रिजॉल्व, डिटर्मिनेशन बियॉन्ड एनी डाउट, और इसी वजह से ये जो वर्किंग हो रही है उसका ही इफेक्ट हो रहा है कि अब ये लोग कार्रवाइयां कर रहे हैं बैठ। ठीक हो गया। अच्छा, इन द एंड शौकत पराचा साहब, ये जो आपने कार्रवाइयों के हवाले से भी बात की है और बैरूनी सरमायाकारी लाने के हवाले से भी कोशिशें की जा रही है मुल्क में, किस तरह से आप देखते हैं, किस हद तक ये कोशिशें कामयाब होंगी? और जो भी निगरान सेटअप के लिए ज़ाहिर चैलेंजेस है ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर, माशी सूरत हाल को लेकर, वो किस हद तक कामयाब होंगे, चूंकि अभी इलेक्शन तो हमें होते नजर नहीं आ रहे? निगरानों के साथ तो थोड़ी सी ज्यादती हो रही है कि अब हम सारी जिम्मेदारी उन पे डाल रहे हैं और उन पे सवाल कर रहे हैं कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी सियासी जमातों की, रियासत के जितने इदारे हैं, सब की जिम्मेदारी है कि इस क्राइसिस से, जिससे हम सब एग्री करते हैं कि माशी क्राइसिस है, यहाँ पैसे का क्राइसिस है, महंगाई का क्राइसिस है, इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है। मसलन सबकी जिम्मेदारी मैं जब ये कहूँ कि अदालतों के पास अब ये केस जाने हैं, हल्का बंदियों के बाद लिटिगेशन हो गई, तो क्या अदालतें अगर 2 साल तक फैसला नहीं करेंगी तो फिर क्या इलेक्शन नहीं होने चाहिए? यानी दुनिया में ये एक रूल है कि जो मुंतखब हुकूमत होगी, जब वो 5 साल की जिम्मेदारी लेके आएगी तो उसके साथ लोग डील करेंगे, फैसले करेंगे। बिल्कुल हवाले से तो जो भी इल्म नहीं है कि 10 दिन के लिए हैं, 100 दिनों के लिए 120। चले, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा हालात पे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और एक तरफ हमारी सियासत के अंदर और बिजली और महंगाई में दिल सुलग रहे हैं, तो दूसरी जानिब ये जो धुआं इस वक्त आपको थोड़ा महसूस हो रहा है, हमारे किचन से उठ रहा है, इस मिस्ट्री को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये इंतहाई खूबसूरत ग्रिल होता चिकन, और शेफ़ अहमद जो है वो भरपूर तरीके से मसरूफ़ हैं, यानी कि बर्गर बन रहे हैं, इसका ये मतलब है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, लिंक करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जिक्र करेंगे, बात करेंगे, मिलवाएंगे आपको वंस अगेन एक्सप्रेसो टैलेंट से। और टैलेंट में हम सबसे ज़्यादा नए जो मौसीकी गाने वाले, नए जो सिंगर्स हैं, उनको मौका देते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे सिंगर मौजूद हैं जो कि अभी नया नया उनका आगाज़ है और आगाज़ सफ़र है, ये कहना चाहिए, अनमला हसन। और वैसे अच्छा होता है ना अल्लाह सुबह एक एक्सपेरिमेंट करना, नई नई आवाज़ों को मुतारिफ कराना। तो अली आज हमारे साथ मौजूद हैं, अली के साथ शारिक हैं, ये दोनों
मिल के परफॉर्म करते हैं और करेंगे। आज भी हमने पूछना ये कि अली किस टाइप का म्यूजिक कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कैसा गाते हैं, तो फैसला आप कर लेंगे। सो इन दोनों से मुलाकात करते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। हाउ वाज योर मॉर्निंग टुडे? आज आपने हमारे शो में आना था, मुश्किल था या इजीली उठ के आ गए? जैसे रूटीन होती है नॉर्मली वैसे ही था, लेकिन आज चूँकि यहाँ पर आना था थोड़ा जल्दी उठना पड़ा और थोड़ी तैयारी थोड़ी स्पेशल। कब से चल रहा है म्यूजिक? कब से चल रहा है म्यूजिक? तो बचपन से चल रहा है। अच्छा। वैसे प्रोफेशनली तकरीबन 4-5 साल हो गए। जबरदस्त। तो किस तरह का म्यूजिक आप करते हैं? मैंने 2017 में गोल्ड मेडल विन किया था पूरे पाकिस्तान से सेमी क्लासिकल म्यूजिक में, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। वाओ। तो उसके बाद से जो मेरा रुझान था वो ज़्यादा सेमी क्लासिकल की तरफ ही गया। ठीक है। लेकिन सुनता सबको हूँ और कोशिश करता हूँ कि तमाम जॉनरास को टच करूँ और सबको गाऊँ। ब्रिलियंट। सो अरमला हसन, वो एक आप बात कहती होती हैं क्या आवाज का तारुफ करा दीजिए, हमें कुछ गा के सुनाइए ताकि हमारे सुनने वालों को और हमें भी पता लगे कि आप कैसा गाते हैं। ज़रूर। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग हम उन पे बेरुखी का इल्जाम क्यों लगाए, अपनी जफा का ए दिल वाह वाह, हम क्यों बुरा मनाए, अब चाहे जो करे वो दिल पे सितम हमारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। आंखें बंद कर लो ना, एक तो सोनू निगम फील आती है। सोनू निगम सिंगिंग वेरी नाइस। मुझे बैक 1 साल पहले मुझे सोनू निगम ने फेसबुक पर कमेंट भी किया था मेरे सॉन्ग पे। यार बहुत मतलब खास तौर पे जो कमेंट किया उन्होंने। हाँ, ऊपर का जो नोट है बहुत ही सिमिलर लग रहा है। इसका मतलब है कि आप इंस्पायर हैं उनसे, और रफी साहब से भी, मोहम्मद रफी साहब से भी। बहुत अच्छा टोन है। तो लाइव ये वाला टोन लेके जाना, क्योंकि यूजुअली लोग थोड़ा ज्यादा लाउड उस तरह सुनते हैं ना, ये सॉफ्ट में आता है। बिल्कुल, लेकिन मसला एक ये है कि पाकिस्तान में प्लेबैक जो है ना वो अभी फिलहाल फिल्म्स नहीं बन रही पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, तो प्लेबैक का रुझान बहुत कम है पाकिस्तान में। तो पॉप सिंगिंग तो बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन प्लेबैक फिलहाल। तो रफी साहब को भी गाते हैं? रफी साहब को भी। कोई उनका गाना सुनाइए हमें, मोहम्मद रफी द लेजेंड, कुछ उनका सुनाइए। ला 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 ला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तौबा मेरी ख्वाब में भी बचता रहा नाज़नीनों से मैं, तौबा मगर लड़ गई तुमसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, क्या कहूँ ऐ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
थैंक यू। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। सब कॉन्टिनेंट के लेजेंड मोहम्मद रफ़ी साहब, अब से कुछ दिन पहले हमने उनकी बरसी भी मनाई थी, तो बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, तो आगे क्या इरादे हैं और क्या अपना कोई सिंगल, अपना कोई गाना भी हो जी रहा? जी, अभी 2-3 जो हैं वो पाइपलाइन में हैं सॉन्ग जो अपने चल रहे हैं। ठीक है। इससे पहले टीवी के साथ मेरे 2 प्रोजेक्ट सतरंगिया प्रोग्राम के चल रहे थे। अच्छा। और उस लास्ट सीजन में 2 सॉन्ग थे मेरे। सतरंगिया खुरम का जो है खुरम शो? अच्छा, बहुत वेरी वेरी नाइस शो, बहुत अच्छा टैलेंट उसमें वो सामने, उसमें आप भी थे। बिल्कुल, उसमें लास्ट सीजन में मेरे 2 सॉन्ग थे उसमें। अच्छा, वो बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा NCA के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अच्छा, तो ये, और अभी लास्ट मैंने कामयाब जवान का जो थीम सॉन्ग था वो भी मैंने ही गाया था HEC की तरफ से। ओके ओके, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, ये भी बताया जी, ऑब्वियसली बहुत सारे आर्टिस्ट, जैसे आपने सोनू निगम की बात की, मोहम्मद रफ़ी साहब की बात की, इंस्पिरेशन तो होती है, लेकिन उसके बाद ख्वाहिशात भी होती है कि हमने इस आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करूँ या इसके सामने परफॉर्म करूँ। कोई ऐसा आर्टिस्ट है? जिस तरह अभी उन्होंने कहा, मेरा सोनू निगम से ही मुलाकात करने की ख्वाहिश है कि उनसे मेरी मुलाकात हो, क्योंकि बचपन से मैंने जो सीखा, जैसे फीलिंग गाने में जो होती है, गाने की रूह होती है, वो मैंने सीखी मोहम्मद रफ़ी साहब से और सोनू निगम को सुन के फील। और पाकिस्तान में जो कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जिसके पाकिस्तान में मेहदी हसन साहब को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और उनकी रेंज और अभी हम नहीं चाहते आपकी उनसे मुलाकात हो, वो दुनिया से चले गए। हम चाहते हैं आप जिएं, जो जिंदा आर्टिस्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो खैर जिंदा आर्टिस्ट में सजाद अली मुझे बहुत पसंद है, और उनको सुन के जब भी उनका कोई गाना सुने तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है आपको, तो वो मेरे बहुत। सजाद अली साहब का कुछ सुनाएंगे आप हमें? सजाद अली साहब का जो ओके फरमाइश यहाँ पे हम डाल रहे हैं। जी जी, साहिल पे खड़े। आपने जो कुछ अपने तौर पे सजाद साहब का या कुछ भी जो आपने प्रिपेयर किया हो, चले अल्लाह सुबह हम आपको मुश्किल में नहीं डालते। जो हमने पहले प्रिपेयर किया, जरूर वही आप सुनाइए। सोनू निगम का ही एक सॉन्ग है वो। ठीक। तुमको पूजा है तुम्हारी इबादत की है, हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है, हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है। दिल मेरा पागल है जाना, इसको तुम बहला दो, दिल में क्यों हलचल है जाना, मुझको तुम समझा दो, महका जो आंचल है जाना, इसको तुम लहरा दो, जुल्फ जो बादल है जाना, मुझ पे तुम बरसा दो, जाना लेके जाया है तेरा ये दीवाना, जाना तुझ पे मिट जाएगा तेरा ये परवाना, जाना मेरे दिल में क्या है तूने ये ना जाना, जाना तुझको याद आएगा मेरा ये अफसाना, देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं, इश्क में कैसे हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हो ये क्या शॉर्टकट है, शक्ल किस्म का खाना है, मतलब ऊपर से धुआं, खुशबुएं, सॉस की स्मेल सौते होती है। बिलीव इट और नॉट, अहमद के हाथ में भाई जादू है। हम फिर भरपूर तारीफ कर चुके हैं, वो खुशबुएं जो इस वक्त आ रही हैं, ऊपर से हमारी बड़ी फेवरेट चीज ये ग्रिल्ड बर्गर, आई मीन रियली इन लव विद दिस। तो अहमद वेलकम बैक, एंड कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, कैसा चल रहा है? मैं बस जबरदस्त सा ग्रिल बर्गर रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं कि क्या हम 4 मिनट्स के अंदर करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने ग्रिल चिकन को मैरिनेट किया मस्टर्ड पेस्ट, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और ऑयल के अंदर, इसको मॉइस्ट रखने के लिए। अब जो है मैं इसको ग्रिल कर रहा हूँ ग्रिलर के ऊपर। चारकोल अगर आप ग्रिल करेंगे तो आप बारबेक्यू सॉस यूज नहीं करेंगे, अगर आप चारकोल ग्रिल नहीं करेंगे तो बारबेक्यू सॉस का यूज करेंगे। ओके। इसी के साथ मेरे पास अनियंस हैं, अराई फ्रूट, और इसके साथ जो है ये मेरे पास कैप्सिकम है। ठीक है, ठीक है। जैसे ही मेरा चिकन रेडी होगा तो इसके ऊपर जो है मैं चेडर चीज के स्लाइसेस जो है वो रखूंगा। ठीक है, और वो मेल्ट हो जाएगा और क्या जबरदस्त लगेगा। वाओ।
हम तो वैसे ही खुशबुओं में बैठ के कुछ हो गया है। अहमद आपने इतनी अच्छी इसकी खुशबू फैलाई हुई है पूरे, वाह। और इसके ऊपर मैं जो हूँ वो मशरूम्स, आप ऑलिव भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मशरूम इस चीज़ के ऊपर जो है वो डालूंगा। ओके, और साथ साथ हम आपको बताते जाएं कि इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव बर्गर। जो मार्केट के अंदर आप तकरीबन 900 से 1000 रुपए का बर्गर आपको ग्रिल अच्छे बड़े साइज का बर्गर मिलता है, तो ये उससे आधे में तैयार होगा, उससे भी शायद कम। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप घर पे लेके आएंगे, और साफ भी होगा। और इसमें ये भी होती है जितनी आप ज्यादा क्वांटिटी बनाते हैं उतना आपको कम पड़ता है, कॉस्ट कम होती है। तो ये बहुत जरूरी है आजकल की मौशी सूरत हाल को देखते हुए अगर आपको तलब हुई है। जी अहमद जी, तो ये देखें हमारा जो ग्रिल है, दिखाएंगे कैमरा साथ दिखाते हैं। 1 मिनट तक जो है चीज़ मेल्ट हो जाएगी। इसी के साथ ये मेरे पास ब्लैक सेसमी बन्स हैं, ठीक है। इनको मैंने जो है वो बटर के साथ थोड़ा सा इसको ऊपर स्प्रेड कर लिया। ये मेरे पास आइसबर्ग है, ठीक है। अच्छा अहमद, ये भी कहा जाता है कि एक बर्गर की जो क्वालिटी है वो उसका जो बन है उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट होती है। एग्जैक्टली। तो ये इसकी क्या साइंस होती है, थोड़ी बताइए हमें। देखें, जितनी बन के अंदर, मैदे के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होंगी, वो बन उतना फ्लफी होगा। ओके, ठीक है। चूंकि हमारे पाकिस्तान में अभी इतना एक ट्रेंड नहीं बना बर्गर को उस तरीके से देखने का, या बन को उस तरीके से देखने का। कुछ ब्रांड्स हैं जो इस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं, लेकिन हमने बन को हमेशा देखना होता है वो कितना फ्लफी है, वो कितना नरम है। तो इसके लिए जो इसकी प्रूफिंग टाइम होता है या बेकिंग टाइम होता है, सारी साइंस उसके अंदर है। ग्रेट ग्रेट, वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके, ठीक है अहमद, आप साथ साथ एक्सप्लेन कर दें अब और क्या होने वाला है इसमें। ये देखें, ये मैं चीज़ के ऊपर ये, अरे वाह, वेजिटेबल्स चली गई हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड पे मैंने इसके ऊपर जो है सॉस जो मैं डालने लगा हूँ, इसमें ग्रीन चिली और गार्लिक है। मैजिकल सॉस है, मायोनीज, ग्रीन चिली और गार्लिक, ठीक है। तो ये अगर आपने इसको और हेल्दी करना है तो आप हैंग कर्ड के अंदर ये डाल के, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। We left with 1.5 minutes, so I hope we can finish it. क्योंकि क्लॉक जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल है, वो अहमद के पास नहीं है। और अब वाह वाह वाह, क्या तो बहुत हैवी लग रहा है मुझे। हाँ, तो बर्गर हैवी होता है, लेकिन ये चिकन है, वरना बीफ बर्गर इससे भी ज्यादा। आई थिंक इट्स विद 2। अच्छा एमन, इसमें हम बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बीफ का भी इस्तेमाल हम इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर चिकन का इस्तेमाल किया। बीफ पैटी, बीफ का जो टाइम स्पैन है वो डिफरेंट होता है, उसको ज्यादा कुक करना पड़ता है। ओके, इस पे और आइसबर्ग ऐड होगी। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ही मुझे ना। ये शो खत्म होगा तो मैं ट्राई करूँगी। जी जी जरूर, मैं करना चाहूँगी। वैसे आई एम नॉट अ फैन ऑफ बर्गर्स, बट अगर हेल्दी और आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ बर्गर्स। जो लोग देख रहे हैं वो हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज से। हम रोज अपना बिजनेस यहाँ शुरू कर देते हैं। देखो, साथ एक अल्टरनेटिव बिजनेस बहुत जरूरी है आजकल। महंगाई बहुत बढ़ गई है, बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब ये सोचिए एक्सप्रेस वाले बर्गर भी बेचते हैं। एक्सप्रेसो बर्गर्स, यस, कैफे, ये जैसा नाम है हमारा। रेडी हो गए? ओह, इट्स रेडी, वाओ। और ये एनी क्लोजिंग रिमार्क्स अहमद जो आप देना चाहें अपनी इस रेसिपी को लेकर 20 सेकंड्स में? ये बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम इसको घर में बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि हमें बाहर नहीं पता होता कि वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेक श्योर के घर में बना लें। गुड अहमद, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल टाइम के मुताबिक जो है ना आप रेसिपी तैयार करते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। बिलीव अरमला हसन, ये खाने में भी अच्छा होगा। उसका फीडबैक जरूर दे दीजिएगा फिर खाने के बाद। मैं कल लाजमी दूंगी। अच्छा, कल चले, वैसे सोशल भी दे सकती हैं। तो खैर जी, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। आप एक बहुत अच्छा सा दिन एंजॉय कीजिए और हम आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।